जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। हम लोग आज जो वर्ब लेसन जो पढ़े हैं बेसिक, उस पे आधारित इस किताब में जितने प्रश्न दिए हुए हैं उन सभी प्रश्नों को देख लेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से प्रश्न जो इसमें दिया गया है उसको कैसे आपके परीक्षा से रिलेट करके बताया गया है और ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकते हैं और आते भी हैं। तो इस पूरे लेसन का निचोड़ यहाँ पे दिखाया गया है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उन क्वेश्चंस के माध्यम से, प्रश्नों के माध्यम से और बताया गया है कि इस तरीके से प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, नहीं तो और भी क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से आपको दिए जा सकते हैं। मतलब किसी भी किताब में अगर उस किताब में रूल्स रेगुलेशंस के बाद से जो रूल पढ़ाए जाते हैं, उस नियमों के बाद से जो कुछ प्रश्न दिए जाते हैं, इसका मतलब कि वो प्रश्न जो है आपकी परीक्षाओं में इस लेसन से वैसे ही पूछे जा सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो चलिए हम लोग सभी प्रश्नों को वन बाय वन करके समझते हैं और मैं कोशिश करूंगा थोड़ा अतिरिक्त भी समझाने के लिए। कुछ अगर टफ वोकैब आएगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। पहला प्रश्न है, ही वॉज सो इंक्विजिटिव इंक्विजिटिव दैट ही रोज मेनी क्वेश्चंस इन द क्लास। इसमें से आपको ढूंढना है कि कौन सा पार्ट गलत है। ठीक है, इंक्विजिटिव का मतलब जिज्ञासु होता है। इसमें देखिए कौन सा पार्ट आपको गलत लग रहा है। ठीक है, या अगर प्रश्न प्रश्न की बात कर रहा है तो रोज यहाँ पे जो शब्द लिखा है ना बाबू, वो गलत है। राइज एक वर्ब होता है जिसका मतलब उगना होता है, उठना होता है, लेकिन रेज एक शब्द होता है, रेज RAISE, उसका मतलब प्रश्न या मुद्दा उठाने की बात करता है। तो यहाँ प्रश्न की बात किया जा रहा है तो यहाँ पे रेज हो जाएगा, RAISE, तो रेज की जगह पे रेज्ड हो जाएगा सेकेंड फॉर्म। ही वॉज सो इंक्विजिटिव, वो बहुत जिज्ञासु था, इतना जिज्ञासु था, दैट ही रोज मेनी क्वेश्चंस इन द क्लास, कि वह कक्षा में अनेक प्रश्न पूछता था, करता था, ऐसे करके सेंस में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि राइज मतलब उगना या उठना होता है, प्रश्न या मुद्दा उठाने के सेंस में रेज हो जाता है, जिसका सेकंड और थर्ड फॉर्म रेज्ड हो जाता है, RAISE। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, मैं देखता हूं कि कौन कौन पकड़ ले रहा है, क्या बोलते हैं कि कौन सा पार्ट गलत है। अपना अपना सही करते जाइएगा, कितना आप सही कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास किताब है तो आंसर मत देखिएगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। अगर आप अपने से ही झूठ बोलेंगे तो आप किसी से भी झूठ बोल सकते हैं आसानी से। तो अपने से सच बोलने की कोशिश कीजिए, आंसर नहीं देखिएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि ही वॉज बर्न टू द पुअर पेरेंट्स बट ब्रॉट अप इन एन एफ्लुएंट फैमिली। इसमें से कौन सा पार्ट गलत है? देखिए, ABC या D, नो एरर। ठीक है, देखिए इसमें से पार्ट नंबर जो A है ना, उसमें बर्न जो शब्द दिया है वो गलत है। अगर आप सही नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब कि इसके पहले जितने भी आपको मैंने क्लास कराए हैं उसको आप गंभीरता पूर्वक नहीं देखे और नहीं पढ़े हैं। मैं बार बार बोलता हूं, एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक ही किताब को कई बार पढ़िए। मैं अगर कुछ जितने भी रूल्स रेगुलेशंस आपको पढ़ा दे रहा हूँ, छोटा छोटा पार्ट में करके ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, उसको पढ़ के फिर रिवाइज कीजिए, बार बार देखिए। कुछ चीज समझ में नहीं आ रहा था, फिर मेरा वीडियो देख लीजिए, उस चीज को समझिए और उसको रिवाइज कीजिए। रिवीजन क्या होता है? मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो चीजें भूल जाएंगी, याद नहीं रहेंगे। तो बर्न, बियर एक शब्द होता है, BEAR। बियर का मतलब क्या होता है? बर्दाश्त करना होता है, या क्या बोलते हैं कि जन्म देना भी होता है। तो यहाँ पे ही वॉज बर्न टू द पुअर पेरेंट्स, जन्म देने की बात बात कही जा रही है। सेंटेंस आपको समझ में आना भी चाहिए। ठीक है, तो बियर का मतलब जन्म देना होता है, तो उसका जो फर्स्ट फॉर्म बियर होता है, सेकंड फॉर्म बोर होता है, थर्ड फॉर्म BORN होता है। और अगर बर्दाश्त करने की बात किया जाए तो बियर, बोर, BORNE। ठीक है, तो यहाँ बर्दाश्त करने के लिए नहीं, जन्म देने की बात किया जा रहा है तो BORN होगा, E हटा दिया जाएगा। तो ही वॉज बर्न टू द पुअर पेरेंट्स, वह गरीब माता पिता के घर जन्म लिया था, या उसका जन्म गरीब माता पिता के यहाँ हुआ था, गरीब माता पिता के घर हुआ था। बट ब्रॉट अप, ठीक है, ब्रिंग अप एक शब्द होता है, BRING। ठीक है, सॉरी, हाँ, ब्रिंग अप एक शब्द होता है, ब्रिंग का ब्रॉट हो जाता है। ब्रिंग अप का मतलब पालन पोषण करना होता है,
बट ब्रॉट अप, लेकिन उसका पालन पोषण हुआ इन एन एफ्लुएंट फैमिली, एक समृद्ध परिवार में। एफ्लुएंट मतलब समृद्ध होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, एक बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, समझ जाइए, उसके बाद से इसका जो मीनिंग जो आपको नहीं आ रहा है, मैं लिखा हूं वो लिख सकते हैं, या और भी शब्द जो आपको नहीं आ रहे हैं उसका मैं हिंदी अर्थ बता दे रहा हूं, तो आप लिख लीजिए। समझ में आ रहा है? और इसी किताब को बार बार पढ़ते रहिए। ठीक है, कम से कम इतनी चीजें तो आई ना। कभी परीक्षा में पूछेगा तो ये शब्द तो बाव नहीं जाने चाहिए, आपको आने चाहिए समझ में कि ब्रिंग अप पालन पोषण करने के सेंस में आता है, ब्रॉट अप जिसका सेंस सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होता है, ब्रॉट होता है। ठीक है, द यूनिवर्सिटी वॉज फाउंड इन 1950 when India was so not when India was not self independent in many aspects। कौन सा पार्ट गलत है देखिए, वीडियो को पॉज करके भी आप पता कर सकते हैं, मैं उतना तो समय नहीं लूंगा, थोड़े से समय के बाद आपको बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। देखिए, यहाँ यूनिवर्सिटी की बात किया जा रहा है। द यूनिवर्सिटी वॉज फाउंड। फाइंड एक शब्द होता है, फाइंड का मतलब पाने या ढूंढना का सेंस होता है, फाइंड फाउंड फाउंड होता है, लेकिन फाउंड भी एक शब्द होता है जिसका अर्थ स्थापित करना होता है। तो विश्वविद्यालय का स्थापना किया जाता है ना बाबू, तो फाउंड फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड और थर्ड फॉर्म फाउंडेड हो जाता है, ईडी जोड़ देते हैं, तो द यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड, यहाँ पे फाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, इन 1950 1950 में यूनिवर्सिटी का विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया। व्हेन इंडिया वाज नॉट सेल्फ इंडिपेंडेंट इन मेनी एस्पेक्ट्स, जब भारत अनेक पक्षों में या क्षेत्रों में, या क्षेत्र भी बोलेंगे पक्ष भी बोलेंगे, अनेक क्षेत्रों में आत्मनिर्भर नहीं था। अर्थात भारत जब अनेक क्षेत्रों में आत्मनिर्भर नहीं था, तब 1950 में क्या हुआ, 1950 में भारत जब अनेक क्षेत्रों में आत्मनिर्भर नहीं था तो विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। फाउंडेड, फाउंड मतलब स्थापना करना, फाउंडेड सेकेंड और थर्ड फॉर्म हो जाता है। चौथा प्रश्न है कि आई कंप्लेंट अगेंस्ट हिम एज इन स्पाइट ऑफ माई रिपीटेड वार्निंग्स ही फेल्ड टू मेंड हिज वेज या नो एरर। कौन सा गलत है यहाँ पे देखिए, आपको आना ही चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो पिछली वीडियो जरूर देखिए, समझ में आ रहा है, और उसको नोट कीजिए, लिखिए, जैसे मैं लिखवा रहा हूँ, कुछ और मैं बोलता हूँ जो आपको लिख सकते हैं तो उसमें लिख लीजिए और बार बार पढ़िए। देखिए, यहाँ पे जो कंप्लेंट है ना ये गलत है। कंप्लेंट नाउन है, इसका मतलब शिकायत होता है। यहाँ पे तो क्रिया लिखेंगे ना, सब्जेक्ट के बाद से हम लोग वर्ब लिखेंगे, तो कंप्लेन एक शब्द होता है जिसका मतलब शिकायत करना। ठीक है, और ये कहानी चल रही है पास्ट में, यहाँ रिपीटेड दिया है, आप देख रहे हैं, इसका मतलब ये भी क्रिया हम पास्ट में लिखेंगे। जब पहली क्रिया पास्ट में आती है तो बाद वाली क्रिया भी पास्ट में आती है। देखिए, रिपीटेड लिखा हुआ है, मैंने आपसे बताया है। तो आई कंप्लेन्ड अगेंस्ट हिम, मैंने उसके विरुद्ध शिकायत किया, एज जैसे या मानो, जैसे, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ मतलब के बजाय, इन स्पाइट ऑफ रिपीटेड वार्निंग्स मतलब कई वार्निंग देने के बावजूद भी, के बावजूद भी बोल सकते हैं, कई वार्निंग देने के बाद बोल सकते हैं, मैंने उसके विरुद्ध शिकायत किया। ही फेल्ड टू मेंड हिज वेज मतलब एज इन स्पाइट ऑफ मेनी, एज इन स्पाइट ऑफ माई रिपीटेड वार्निंग्स ही फेल्ड टू मेंड हिज वेज। मेंड मतलब सुधारना होता है, मतलब अनेक या कई वार्निंग देने के बाद भी जब वो क्या बोलते हैं कि अपना रास्ता सुधारने में असफल हो गया, तो इसके विरुद्ध शिकायत करना पड़ा, या शिकायत मैंने किया। ठीक है, फेल्योर मस्ट नॉट हैव परमानेंट अफेक्ट ऑन अ पर्सन बिकॉज ओनली द टफ सर्वाइविंग्स। कौन सा पार्ट गलत है देखिए इसमें से। ठीक है, इसमें जो पार्ट नंबर बी है ना, इसमें जो अफेक्ट दिया हुआ है ये वाला गलत है। अफेक्ट का मतलब होता है असर डालना या प्रभावित करना, और यहाँ परमानेंट अफेक्ट कह रहा है। ये परमानेंट अफेक्ट यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ये परमानेंट नाउन के सेंस में आ रहा है, अफेक्ट यहाँ एडजेक्टिव के सेंस में आएगा, क्रिया तो आएगा नहीं, तो यहाँ इफेक्ट हो जाएगा, EFFECT, इफेक्ट मतलब हो जाएगा प्रभाव, हो जाएगा परिणाम, हो जाएगा। The failure must not have permanent effect on a person। असफलता का एक व्यक्ति पे अवश्य एक अस्थाई प्रभाव नहीं होना चाहिए, बिकॉज क्योंकि only the tough survivors, क्योंकि केवल जो
मजबूत लोग होते हैं ना, वही कठिन परिस्थितियों में टिकते हैं, इसका अर्थ ये होगा। अच्छा, टफ सर्वाइवर्स का क्या होगा? कठिन परिस्थितियों में जीवित बचने वाला, टफ सर्वाइवर्स का। समझ में आ रहा है? मतलब अगर असफलता का सभी व्यक्तियों पे अगर असर होने लगा, तब तो सब लोग क्या बोलते हैं कि ऐसे ही बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए नहीं होना चाहिए सभी व्यक्तियों पे या एक व्यक्ति पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति मजबूत अगर होगा तो टिक पाएगा, नहीं तो ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इफेक्ट होगा। नाउन के बाद क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। नाउन को कौन क्वालिफाई करता है? एडजेक्टिव, उसकी विशेषता बताता है। ठीक है, आई कीप माई कूल एंड नेवर लूज माई टेम्पर इवन वेन प्रोवोक्ड, नो एरर। कौन सा पार्ट गलत है? देखिए यहां पे क्या बोलते हैं, पार्ट बी जो है ना, लूज, LOOS, लूज का मतलब ढीला होता है, और यहाँ क्रिया का सेंस आ रहा है, तो LOSE, लूज मतलब खोना होता है। जैसे आई कीप माई कूल, मैं शांत रहता हूं, इसका अर्थ होगा मैं शांत रहता हूं। एंड नेवर लूज, LOSE, लूज माई टेम्पर, और कभी अपना मिजाज नहीं खोता हूं, मतलब आपा नहीं खोता हूं। टेम्पर मतलब मिजाज होता है, आपा होता है। इवन वेन प्रोवोक, प्रोवोक एक शब्द होता है, PROVOK, प्रोवोक का मतलब होता है PROVOK होता है, आई थिंक। ठीक है, एक मिनट रुकिए, थोड़ा मैं ही कंफ्यूज हो गया। ठीक है, तो PROVOK मैं सही बोल रहा था। प्रोवोक मतलब क्या होता है? उत्तेजित करना होता है या भड़काना होता है, मतलब किसी गलत काम के लिए आप किसी को भड़का दिए, उत्तेजित कर दिए। ठीक है, तो आई कीप माई कूल एंड नेवर लूज माई टेम्पर इवन वेन प्रोवोक्ड, मतलब जब मुझे उत्तेजित कर दिया जाता है, भड़काया जाता है, तब भी मैं शांत रहता हूं और कभी आपा नहीं खोता। ही लेड ऑन द ग्रास फॉर आवर्स एंजॉइंग द कूल ब्रिज। देखिए कौन सा पार्ट गलत है या नो एरर, कौन सा पार्ट गलत होगा? देखिए यहां पे क्या बोलते हैं कि जो लेड लिखा है ना, एक गलत है। ठीक है ना? देखिए एक लाई एक शब्द होता है, मैंने आपसे बताया था। लाई का मतलब झूठ बोलना होता है, लेटना भी होता है, और भी शब्द होता है, न्यौछावर करना होता है। नहीं, क्या बोलते हैं कि यहाँ पे वो थोड़ा अलग हो जाएगा। लाई का मतलब होता है झूठ बोलना या लेटना। ठीक है, तो जब झूठ बोलने के सेंस में आता है ना, तो लाई लेड लेड हो जाता है, ये जो लेड लिखा हुआ है। लेकिन जब लेटने के सेंस में आता है तो लाई लेन, लाई ले, LAY ले, लेन हो जाता है, LAIN, लेन हो जाता है। ठीक है, तो ही लेड ऑन द ग्रास, लेटने की बात आ रहा है, तो ही ले ऑन द ग्रास, LAY हो जाएगा, ही ले ऑन द ग्रास, वह घास पे लेट गया, फॉर आवर्स, घंटों तक, अर्थात वो घंटों तक घास पर लेटा रहा। एंजॉइंग द कूल ब्रिज, ब्रिज का मतलब मंद हवा, जो धीरे धीरे हवा चलती है, ठंडी हवा जो धीरे धीरे चल रही थी, उसका आनंद लेने के लिए वह घास पर घंटों तक लेटा रहा या लेट गया था। ठीक है, तो लाई आप देख लीजिएगा, मैं पिछली वीडियो में दिखाया था, LIE, लाई मतलब झूठ बोलना, तो इसका लाई लेड लेड हो जाता है, यही वाला। और लाई का मतलब जब लेटना होता है तो लाई ले, और LAIN, लेन हो जाता है। ठीक है, चलिए। ड्यूरिंग द रेनी सीजन many rivers overflew their banks and caused great difficulty। ढूंढिए क्या इसमें आपको गलत लग रहा है, या तो नो एरर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहां पे जो ओवरफ्लू है ना, ये आपका गलत है। ओवरफ्लू नहीं होता है, समझ में आ रहा है? ओवरफ्लोड होता है, FLOWED होता है। ओवरफ्लो एक शब्द होता है, ओवरफ्लो, OVERFLOW, फर्स्ट फॉर्म। ओवरफ्लो का अर्थ क्या होता है? ऊपर से बहना या सैलाब आ जाना, मतलब पानी चारों तरफ भर जाना, इसके सेंस में आता है। ओवरफ्लो लिक्विड के लिए ही यूज होता है, तो OVERFLOW ओवरफ्लो होता है। सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या होता है? ओवरफ्लोड होता है, OVERFLOWED, ओवरफ्लोड। तो यहाँ ओवरफ्लोड लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये पास्ट में यूज हो रहा है। कैसे पता चलेगा? देखिए यहाँ काज दिया हुआ है, काज होता है, इसका मतलब कि अगर ये पास्ट में यूज किया गया है तो इसके पहले वाली वर्ब भी पास्ट में होना चाहिए, पास्ट में होगा तभी ये पास्ट में यूज होगा। ठीक है, ओवरफ्लो यहाँ पे पास्ट में जैसे ही बनाया है। तो ड्यूरिंग द रेनी सीजन, वर्षा ऋतु के दौरान,
मेनी रिवर्स ओवरफ्लोड देयर बैंक्स। बैंक मतलब किनारा होता है, मतलब अपने किनारों से, जो नदी का किनारा था उससे ऊपर उठ के क्या बोलते हैं कि पानी चारों तरफ बह गया, एंड काज ग्रेट डिफिकल्टी, और बहुत परेशानी हो गया, चारों तरफ अशांति छा गया, ऐसे सेंस में आएगा। ठीक है, परेशानी होने के सेंस में आएगा। ही ले हिज लगेज aside and lay down to rest for a while। इसमें ढूंढिए कौन सा आपको आपको पार्ट गलत लग रहा है, या तो सारा सही हो जाएगा। देखिए, ले एक शब्द होता है, ठीक है। आप कहेंगे सर कि यहाँ पे तो ले लिखवाए हैं, LAY, तो देखो बाबू, LIE होता है। लाई मतलब होता है, अगर आपको लेटने के सेंस में आएगा तो लाई ले लेन हो जाता है, लेकिन ले भी एक शब्द होता है, ठीक है। ले का मतलब रखना होता है, क्षैतिज रखने के सेंस में आता है, तो ले का अगर रखने के सेंस में अगर आप यूज कर रहे हैं, ले का अर्थ रखना होता है, तो लेड लेड हो जाता है। कैसे? LAID हो जाता है, लेड, ले लेड लेड हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही लेड हिज लगेज असाइड एंड ले डाउन। यहाँ देखो, लेटने के सेंस में आ रहा है, लाई ले लेन हो जाता है, ये पास्ट में चल रहा है सारी चीजें। जब आप कई बार उस चीज को पढ़ेंगे ना, तब आपको अंतर समझ में आएगा। ही लेड हिज, यहाँ लेड हो जाएगा, LAID, ही लेड हिज लगेज, लगेज मतलब सामान होता है, असाइड, उसने किनारे, एक किनारे अपना लगेज सामान रख दिया, एंड ले डाउन, और नीचे लेट गया, टू रेस्ट फॉर अ वाइल, कुछ क्षण, कुछ समय के लिए, आराम करने के लिए। फॉर अ वाइल मतलब कुछ समय के लिए, ठीक है ना, कुछ क्षण के लिए। When calamity fill the village, they faced it bravely। देखिए क्या आपको सही लग रहा है, क्या गलत लग रहा है। ठीक है, वीडियो पॉज करके भी आप देख सकते हैं, अपना सही गलत मार सकते हैं, फिर आप वीडियो प्ले करके आप देख लीजिएगा। वेन क्लेमेटी, क्लेमेटी का मतलब आपदा होता है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो वेन क्लेमेटी फेल, फेल जो शब्द है ना, यही गलत प्रयोग हुआ है। देखो, फाल एक शब्द होता है, फाल मतलब गिरना होता है, FEL, फेल एक शब्द होता है, इसका मतलब गिराना होता है। ठीक है, लेकिन एक शब्द बीफाल होता है, बीफाल, बी फेल, बी फालन, तो बी फाल का मतलब होता है BEFALL, बी फाल का मतलब होता है कि किसी घटना का होना या आपदा का आ पड़ना, ऐसे सेंस आता है। ठीक है ना, तो यहाँ क्लैमिटी आपदा ही ना है, तो द वेन क्लैमिटी बी फॉलन, FALLEN, ठीक है ना, वेन क्लेमेटी बी फॉलन द विलेज, जब आपदा गांव में आया, जब गांव में आपदा आया, दे फेस्ड इट ब्रेवली, वे लोग इसका बहादुरी पूर्वक सामना किए। ब्रेवली का मतलब बहादुरी पूर्वक। ठीक है, तो आपदा क्या होती है? आता है, और किसी क्या बोलते हैं, आपदा के आने के सेंस के लिए बी फाल यूज होता है, और बीफाल, बीफाल, बीफिल और बीफालन होता है। ठीक है, बीफाल, बीफिल, बीफालन। The assassin was convicted and ordered to be hung। देखिए क्या आपको लग रहा है इसमें से गलत? हंग, हंग एक शब्द है, हंग जैसे किसका बनता है? हेंग एक शब्द होता है, हेंग मतलब होता है फांसी पे चढ़ाना, लटकाना या टांगना। तो लटकाना और टांगना जो होता है ना, तो हेंग, हंग, हंग होता है। ठीक है, लेकिन फांसी पे चढ़ाने का क्या होता है? हेंग, हेंग्ड, हेंग्ड होता है। तो यहाँ पे देखो, एसेसन वाज कन्विक्टेड, यहाँ पे हत्यारा को दोषी ठहराने की बात किया जा रहा है, तो इसको लटकाया नहीं जाएगा, मतलब फांसी पे चढ़ाने की बात कहा जा रहा है। द एसेसन वाज कन्विक्टेड, कन्विक्ट मतलब दोषी ठहराना, दोषी ठहराना, अपराधी, अपराध सिद्ध करना, इसका सेंस आता है। तो द एसेसन वाज कन्विक्टेड, हत्यारा को दोषी ठहराया गया था, एंड ऑर्डर टू बी हैंग, हैंग्ड हो जाएगा, HANGED। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि हत्यारा को दोषी ठहराया गया और आदेश दिया गया फांसी देने के लिए। ठीक है, इफ आई लीव नाउ, इफ आई लीव नाउ, आई विल नॉट बी एबल टू रिटर्न बैक बिफोर 9 PM। बड़ा आसान है यार, अगर इसको नहीं आप पहचान पा रहे हैं तो समझिए कि आप बड़ा ही मनमौजी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? जो भी आप पढ़िए बिल्कुल ध्यान दे के पढ़िए,
और अभी तो मजे की बात यह है कि हम लोग जो कुछ भी तैयारी करते हैं ना बाबू, वो समझ जाइए कि वो तो सिलेक्शन के लिए तैयारी करते हैं, और सिलेक्शन पाने के बाद जब आप जॉब मतलब अपने काम पे आते हैं, जो भी डिपार्टमेंट आपको मिलता है, मिनिस्ट्री मिलता है, भाई साहब वहां अगर गलतियां होती है ना, तो 2 3 4 बार तो आपको समझाया जाएगा, एंड आफ्टर डेट यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। अगर कुछ मिस्टेक करते हैं आप लिखने में, तो आप जिम्मेदार होंगे। समझ में आ रहा है? तो सभी शब्दों को अच्छे से पढ़िए, उसके अर्थ को समझिए, ताकि बाद में गलती ना हो, जैसे हम लोग फेस करते हैं। नहीं तो मानव एरर है, ह्यूमन एरर बोलते हैं, कि लिखते समय कहीं ना कहीं गलतियां हो जाती है, हम लोग कई बार उसको पढ़ते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं छूट जाता है, तो उसके लिए सुनना पड़ता है कि यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, आप केयर नहीं करते हो, मतलब आप जो लिखते हो उसको पढ़ते नहीं हो। समझ में आ रहा है ना? तो अभी से उस चीजें अपने जेहन में लेके आइए, ठीक है। यहाँ पे देखो, रिटर्न और बैक। रिटर्न मतलब वापस होना होता है, और बैक मतलब भी वापस की बात कर रहा है। भाई दो शब्द एक अर्थ को प्रस्तुत करते हुए कैसे प्रयोग किए जा सकते हैं? सुपरफ्लुअस वाक्य हो जाएगा, मतलब जितनी आवश्यकता है उससे अधिक शब्दों का प्रयोग कर दिया, एक ही कोई शब्द क्या बोलते हैं कि हो जाएगा। तो रिटर्न बैक बहुत, रिटर्न केवल यहाँ पे क्या बोलते हैं कि हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ब का यूज किया जाएगा। इफ आई लीव नाउ, यदि मैं अभी जाता हूं, आई विल नॉट बी एबल टू रिटर्न बिफोर 9 PM, तो मैं 9 बजे से पहले वापस नहीं आऊंगा। यहाँ पे बैक नहीं होगा, रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। बैक भी कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक का भी प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। दोनों एक साथ प्रयोग नहीं होगा, रिटर्न बैक का भी एक साथ प्रयोग नहीं होगा, या तो रिटर्न या तो बैक। बैक मतलब भी वापस होने के सेंस में, वर्ब के सेंस में यूज होता है। When the company offered him a purse on his retirement, he refused to agree it. बूझो तो जाने, जरा देखो कौन सा गलत है कौन सा सही है। देखो, when the company offered him a purse, जब कंपनी ने उसे एक पर्स ऑफर किया, पेश किया, दिया, ऑन हिज रिटायरमेंट, उसके सेवानिवृत्ति पर। सेवानिवृत्ति बोलते हैं इसका, हिंदी या सेवानिवृत्ति होता है, ठीक है ना। जब उस सेवानिवृत्त हो रहा था, तो उसके सेवानिवृत्ति पे कंपनी ने जब उसको एक पर्स दिया, ही रिफ्यूज टू एग्री। एग्री नहीं होगा, एक्सेप्ट होगा। इनकार कैसे किया जाता है? अपनाने से, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसके लिए रिफ्यूज किया जाता है। तो रिफ्यूज के साथ एक्सेप्ट का यूज होगा, ना कि एग्री का। तो वह लेने से क्या कर दिया? मना कर दिया। एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। The timid creature was driven into a narrow lane where it was slewed by the kidnapper. देखिए कौन सा पार्ट आपको गलत दिख रहा है? देखिए, चलिए, यहाँ स्ल्यूड जो दिया हुआ है ना, एक गलत है। एक शब्द होता है स्ले, SLAY। स्ले का मतलब वध करना होता है, हत्या कर देने के सेंस में आता है, ठीक है ना। उस स्ले होता है, सेकेंड फॉर्म जो होता है स्लीव होता है, SLEW, और थर्ड फॉर्म स्लेन हो जाता है, SLAIN। तो भाई स्लीव्ड तो होता ही नहीं है, तो गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे स्लेन हो जाएगा, SLAIN हो जाएगा। स्लेन का प्रयोग हम लोग करेंगे, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। देखो, मैं आगे आपको बताऊंगा कि जो भी हेल्पिंग वर्ब होंगे, इन सब के साथ, जैसे वाज हो गया, वर हो गया, मेन वर्ब के रूप में भी यूज करेंगे, लेकिन इसके बाद कौन कौन सी क्रिया आ सकती है, फॉर्म हम आपको बता देंगे। जैसे वाज के बाद या तो ING फॉर्म आएगा, या तो आप क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। दो ही चीज लिख सकते हैं, ING फॉर्म या तो क्रिया का थर्ड फॉर्म। तो ING फॉर्म तो है नहीं, तो थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो स्ले, स्लीव, स्लेन हो जाता है। द टिमिड क्रिएचर वॉज ड्राइवन इन टू अ नैरो लेन। नैरो लेन का मतलब सकरा रास्ता होता है। ये जो डरपोक जानवर था ना, उसको सकरे मार्ग से लेकर जाया गया, ठीक है, वेयर इट वॉज स्लेन बाय द किडनैपर, जहां उसको अपहरणकर्ता द्वारा क्या कर दिया गया? हत्या कर दिया गया, वध कर दिया गया। किडनैपर मतलब अपहरणकर्ता, ठीक है। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन मैं आपको आराम से बता रहा हूं, तो आई होप। देखो, एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, बार बार पढ़ने से बढ़िया है। समझ में आ रहा है ना? तो अच्छे से समझते चलिए, पढ़ते चलिए, ठीक है। और बाकी नोट करते रहिएगा, हिंदी जो होगा, और बार रिवीजन करते समय उसको धड़ाधड़ रिवाइज करते रहिएगा,
एक बार अच्छे से समझ जाएंगे तो आगे भी प्रश्न पूछेगा तो आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और बार बार जल्दी जल्दी, बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि इतनी बड़ी वीडियो कौन देखेगा, चलो 15 मिनट की वीडियो तुरंत देख के, भाई ये दाल चावल नहीं है, तुरंत ऐसे सान लिया, गपागप मार गया। पढ़ाई समय मांगता है, और जो समय दिया उसके साथ ही हो जाता है। समझ में आ रहा है? पेशेंस मांगता है, धैर्य मांगता है। तो जिसके पास धैर्य है और टाइम है, भाई वही पढ़ाई करे, अन्यथा जाके अपना कहीं काम करे, बिजनेस करे, उसमें भी पैसा है, ठीक है। बीइंग implicated in a murder case, he was conclusively suspected for all the unsolved murder cases। देखिए कौन सा पार्ट आपको गलत लग रहा है। देखिए यहाँ पे कंक्लूसिवली और सस्पेक्टेड दोनों ऐसे शब्द है ना कि एक साथ इनका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। कंक्लूसिवली का अर्थ होगा अंतिम रूप से या निर्णायक रूप से, मतलब कोई काम है जिसका एकदम अंतिम रूप आप बोल रहे हैं। और सस्पेक्ट का मतलब क्या, संदेह कर रहे हैं। तो कैसे भी है, अंतिम भी क्या बोलते हैं कि चरण में आप पहुंच गए और संदेह भी कर रहे हैं। दोनों चीजें तो एक साथ होगी नहीं, या तो आप अंतिम चरण में ही पहुंच जाइए या तो संदेह कर रहे हैं, तो अभी काम हुआ ही नहीं। तो यहाँ पे कंक्लूसिवली का हम लोग यूज नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सस्पेक्ट का अर्थ हो जाएगा सेंटेंस के अनुसार बीइंग इम्प्लीकेटेड। इम्प्लीकेट एक शब्द होता है, IMPLICATE होता है। इसका अर्थ क्या होता है, अपराध में फंसना होता है, ठीक है, अपराध में संलिप्त होना, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज किया जा रहा है, थर्ड फॉर्म, सेकेंड थर्ड फॉर्म दोनों यही होगा, इम्प्लीकेटेड होगा, इम्प्लीकेटेड, ठीक है। तो बीइंग इम्प्लीकेटेड इन अ मर्डर केस, ठीक है, थर्ड फॉर्म यहाँ यूज किया जा रहा है ना, कि थर्ड फॉर्म बीइंग के बाद यूज करते हैं। बीइंग इम्प्लीकेटेड इन अ मर्डर केस, एक मर्डर केस में, हत्या के आरोप में फंसते हुए, ही वॉज सस्पेक्टेड, मतलब एक हत्या के आरोप में वो फंस गया था, तो ही वॉज सस्पेक्टेड फॉर ऑल द अनसॉल्व्ड मर्डर केसेस। तो उस पे जितने अनसुलझे हत्या के केसेस थे ना, उसमें सब पे उसी पे संदेह जा रहा था कि उसी ने किया होगा, ठीक है। अनसॉल्व्ड मतलब अनसुलझे। माई ब्रदर थिंक्स दैट somebody must have dared him steal the scooter। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको तो सबको करना ही चाहिए, इट्स वेरी इजी। देखिए यहाँ पे स्टील जो है ना, यहाँ पे स्टील के पहले टू लगा दीजिए, टू नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्रिया को ऐसे नहीं लिखेंगे। देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की यूज में आ रहा है, मॉडल के रूप में आ रहा है, ठीक है। तो ये मेन वर्ब का यूज हो रहा है, इसके बाद जो क्रिया आएगी टू लगा के लिखेंगे। माई ब्रदर थिंक्स, मेरा भाई सोचता है, विचार करता है, that somebody must have dared him to steal the scooter, कि किसी व्यक्ति ने या कोई क्या बोलते हैं कि साहस किया होगा उसे स्कूटर चुराने के लिए, to steal the scooter। When I was young, I can run faster than Mohan। It's very easy, very easy। बउआ इसको तो एकदम करना ही करना है, समझ जाओ। इसको नहीं किए तो आप क्या किए बताओ। सीधी सीधी बात है, मैंने आपसे कहा कि अगर कोई वाक्य पास्ट क्रिया से शुरू हो रही है तो आने वाली भी क्रिया पास्ट होगी। तो कैन का पास्ट क्या होता है, कुड हो जाता है। यहाँ पे कुड का यूज कर देंगे। व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं नौजवान था, आई कुड रन फास्टर देन मोहन, मैं मोहन से तेज दौड़ सकता था। पहली क्रिया पास्ट, तो बाद वाली क्रिया भी पास्ट होगी, तो कैन प्रेजेंट में यूज होता है, इसका कुड होता है। हरीश नीड्स नॉट कम हियर as it is getting dark। It's very easy, बहुत ही आसान है। क्या होगा, देखो मैंने आपसे बताया था डेयर और नीड का प्रयोग मॉडल के रूप में करते हैं, ठीक है। मान लीजिए नीड की जगह पे हम मे लिख देते हैं, मे रख के आप कंसेप्ट क्लियर कीजिए अपना। मैं कहूं कि हरीश मे नॉट कम हियर, यही तक करते हैं, ठीक है, आगे कुछ गलती नहीं है। हरीश मे नॉट कम हियर, हरीश यहां नहीं आ सकता है। अच्छा ऐसे बोल सकते हैं क्या, हरीश मेज, MAY यस जोड़ सकते हैं, कहेंगे ना ना सर में यस कैसे जोड़ेंगे, तो गलती हो जाएगा। तो भैया यहाँ नीड में क्यों यस जोड़ रहे हैं, तो मॉडल के रूप में यूज किया जा रहा है ना,
कैंस कह सकते हैं क्या? कैन को कैंस, कुड्स बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। मॉडल में यस क्यों जोड़ेंगे? तो यहाँ नीड हो जाएगा, हरीश नीड नॉट कम हियर। हरीश को यहाँ आने की आवश्यकता या जरूरत नहीं है, एज इट इज गेटिंग डार्क, जैसे कि क्या हो रहा है, अंधेरा हो रहा है। ठीक है, गेटिंग डार्क मतलब अंधेरा हो रहा है। आप कहेंगे सर नीड्स तो होता है, वो नीड्स होता है मुझे पता है, लेकिन ये मॉडल के रूप में यूज हो रहा है, कैसे आप पहचानेंगे? देखो इसके बाद नॉट यूज हो रहा है, जैसे मे नॉट, कैन नॉट, कुड नॉट। अच्छा, अगर नीड्स लिखता भी तो अगर हम निगेटिव बनाते, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं ना बाबू, तो निगेटिव बनाते हैं तो डू और डज का यूज करते हैं, और डू और डज के साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। हम नीड्स नीड लिखते हैं, यहाँ डू या यहाँ डज लगाते हैं ना, हरीश डज नॉट नीड, डज नॉट नीड हो जाता है। तो दोनों रूल के अनुसार एक गलत है। समझ में आ रहा है? कंफ्यूज नहीं होना। ही डेयर नॉट टू गो देयर, कौन सा गलती है या नो एरर है? वही कंसेप्ट है। देखो यहां पे टू नहीं रहेगा। कैसे? अगर मैं कहूं ही मे नॉट टू गो देयर, मे नॉट टू होता है, जैसे आई कैन रन, मैं कहूं आई कैन रन या आई कैन नॉट रन, मैं दौड़ नहीं सकता हूं। आई कैन नॉट टू रन होगा क्या? गलत हो जाएगा ना। तो मॉडल के साथ हम लोग क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, टू नहीं लगाते हैं। यहाँ ये मॉडल के रूप में यूज हो रहा है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, आप कहिएगा कि सर क्या बोलते हैं कि नाना ये तो क्या बोलते हैं, इसका मतलब हिम्मत करना, साहस करना, तो डू डज डिड लगाएंगे ना, तब यहाँ पे क्या बोलते हैं कि नॉट लगाएंगे, तो वैसे ही क्या बोलते हैं यहाँ पे टू आ जाएगा। आगे बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए, स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए। ही डेयर नॉट गो देयर, उसे वहां जाने की साहस नहीं है, हिम्मत नहीं है, या वह वहां जाने की हिम्मत या साहस नहीं करता है। आई यूज टू प्ले हॉकी व्हेन आई वाज 10 ईयर ओल्ड। देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि भविष्य, सॉरी भूतकाल की क्या बोलते हैं कि बात कहा जा रहा है, तो भाई ये भूतकाल में आता है, यूज प्रेजेंट में क्यों है, वर्तमान में क्यों है? ये भी तो भूत में होना चाहिए। ऐसे भी बोल सकते हैं, यूज्ड हो जाएगा। और ऐसे भी थोड़ा सा ज्ञान लगा सकते हैं कि भूतकाल की रूटीन एक्शन दिखाने के लिए यूज्ड का प्रयोग करते हैं, तो आई यूज्ड हो जाएगा। आई यूज टू प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेला करता था, व्हेन आई वाज 10 ईयर ओल्ड, मैं जब 10 वर्ष का था, यूज्ड हो जाएगा। ठीक है। अ सोल्जर कुड फाइट फॉर हिज कंट्री एंड सेव हिज कंट्रीज ऑनर। बताइए तो, इसमें थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसमें क्या हो सकता है? जब एक सैनिक की बात करते हैं ना, सेवा करने की बात, तो सामान्य बात नहीं होती है कि एक सैनिक को क्या बोलते हैं कि अपने देश की रक्षा करनी चाहिए, वो उसका कर्तव्य है, और वहां मस्ट का प्रयोग होगा, अवश्य के सेंस में। द सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री एंड सेव हिज कंट्रीज ऑनर। एक सैनिक को अवश्य अपने देश के लिए लड़ना चाहिए और अपने देश का सम्मान को बचाना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हम करके बना सकते हैं। आगे चलिए। आई वुड रेदर डाई देन बेग, इसमें कौन सा गलत है? बहुत ही माइन्यूट गलती इसमें दिया हुआ है, पकड़ लो तो जाने। ठीक है, यहाँ पे देन जो दिया हुआ है ना, देन मतलब तब होता है, THAN होता है देन, तुलना करने के लिए। यहाँ तुलना किया जा रहा है कि डाई देन बेग। आई वुड रेदर डाई देन बेग, मतलब मैं भीख मांगने से ज्यादा मरना पसंद करूंगा। ठीक है। रन फास्ट लेस्ट यू विल मिस द ट्रेन, कौन सही है बताइए? सॉरी कौन सा पार्ट गलत है बताइए? मैं चूंकि सही ही बता रहा हूं, ये सही है, तो इसलिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। देखो लिस्ट इसको पढ़ते हैं, इसका अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो, ये निगेटिव शब्द है। एक अच्छा इसको बता देते हैं पहले। यहाँ पे क्या बोलते हैं कि क्या हो जाएगा, विल की जगह पे शुड हो जाएगा। लिस्ट अपने साथ शुड का प्रयोग लेता है और किसी का नहीं लेता है। ठीक है, तो रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, तेज दौड़ो कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन छूट जाए। अच्छा, ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि लेस्ट यू शुड नॉट। आप कहेंगे सर निगेटिव सेंस आ रहा है तो नॉट लगाइए ना, नहीं, लेट्स के साथ हम लोग नॉट नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये निगेटिव अर्थ देता ही है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, कई बार देता है, ऐसे दे देगा, रन फास्ट लेस्ट यू शुड नॉट मिस द ट्रेन।
तेज दौड़ो ताकि आप ट्रेंड नहीं क्या बोलते हैं कि मिस कर पाओ, छूट ना जाए। आप कहेंगे अच्छा अच्छा नहीं क्या सेंस आ रहा है, नॉट लगा रहा है, नहीं। लेट्स जो है निगेटिव शब्द है, इसके साथ नॉट नहीं लगाते हैं, लेट्स के साथ हम लोग शुड ही लगाते हैं। ही होप्ड दैट ही विल पास द एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स। ठीक है, कौन सा गलत है? सिंपल सी बात है, अगर हमारा सेंटेंस पास्ट वर्ब से शुरू हो रहा है तो आगे भी पास्ट वर्ब होगा, तो विल का क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा। ही होप दैट, उसने आशा किया, उसे आशा था, उम्मीद था कि ही वुड पास द एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स, कि वह परीक्षा अच्छे अंकों से पास करेगा। फ्लाइंग कलर्स मतलब अच्छे नंबर, अच्छे अंक होता है फ्लाइंग कलर्स। आप भी लिखते चलिएगा जो मैं बता रहा हूँ, जो लिखा हूँ वो तो लिख ही लीजिएगा, जो बता रहा हूँ वो भी मार्क करके ऐसे इधर उधर लिखते रहिएगा। जगह नहीं होगा तो ऐसे मार्क करके लिख लीजिएगा, स्टार बना लीजिएगा, वन बना लीजिएगा, वन बना के यहाँ लिख दीजिएगा जहाँ स्पेस हो। यू नीड टू वर्क हार्ड बट यू नीड नॉट टू वेस्ट टाइम ऑन अनइम्पोर्टेंट लेसन्स। अभी ऊपर बताए हैं, देखिए कौन सा पार्ट आपको गलत लग रहा है, दिमाग लगाइए। वेरी इजी है, यहाँ टू का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि नीड यहाँ पे क्या बोलते हैं, मॉडल के रूप में यूज किया रहा है। अब मॉडल कैन कुड में माइट के बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, टू नहीं लगाते हैं। यू नीड टू वर्क हार्ड, आपको कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है। आप कहेंगे सर यहाँ तो टू लग गया है, यहाँ टू लगाने में क्या दिक्कत है? अरे बाबू, यहाँ पे नीड मुख्य क्रिया के रूप में यूज हो रहा है, यहाँ पे नीड मॉडल वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। आप कहेंगे सर तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, कैसे मॉडल है, यहाँ पे कैसे मेन वर्ब है? देखो, अगर निगेटिव बनाते हैं तो हम लोग जितने भी मॉडल वर्ब है उसके बाद नॉट लिख के हम लोग क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अगर हम इसको निगेटिव ऐसे बनाते डू या डज के साथ, तब हम लोग इसको मेन वर्ब मान लेते, तब ये हम लोग यहाँ पे टू लगा देते। ठीक है, यू नीड टू वर्क हार्ड, आपको कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है, जरूरत है, बट यू नीड नॉट वेस्ट टाइम ऑन इम्पोर्टेंट लेसन, लेकिन आपको क्या है जो महत्वपूर्ण लेसन्स नहीं है उस पर समय बर्बाद करने की आवश्यकता या जरूरत नहीं है। शी वुड ब्रोक अ प्लेट एवरी डे व्हेन शी केम टू दिल्ली लास्ट मंथ। इट्स वेरी इजी। जितने भी मॉडल होते हैं उनके साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड। मैंने आपसे बताया था, तो ब्रीक होता है फर्स्ट फॉर्म, ब्रीक, ब्रोक, ब्रोकन होता है, तो ब्रीक हो जाएगा। शी वुड ब्रीक अ प्लेट एवरी डे, वो रोज एक प्लेट तोड़ती थी। व्हेन शी केम टू दिल्ली लास्ट मंथ, जब पिछले महीने वो दिल्ली आई थी ना, तो रोज एक प्लेट तोड़ती थी। द ओल्ड लेडी प्रेड दैट ही मे लिव लॉन्ग। कौन गलती बात नहीं, बता के दिखाओ तो। देखिए, इट्स वेरी इजी। हमारा जो सेंटेंस है पास्ट वर्ब से शुरू हो रहा है, भूतकाल की क्रिया है, तो आगे भी भूतकाल रहेगा, तो मे का क्या हो जाता है, माइट हो जाता है। तो द ओल्ड लेडी प्रेड, बूढ़ी महिला ने प्रार्थना किया, दैट की ही माइट लिव लॉन्ग, कि उसकी उम्र लंबी हो, माइट हो जाएगा मे की जगह पर। ए पास्ट में है तो ये भी पास्ट हो जाएगा। रामा मस्ट नॉट टू हैव ट्रीटेड हिज मिस्ट्रेस लाइक दैट। का गलती बा भैया, देख ला, सीधी सी बात है, यहाँ टू का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमारा मॉडल है, इसके साथ हम लोग हैव लगा के हम लोग परफेक्ट बना रहे हैं, यहाँ पे टू का प्रयोग नहीं होगा। रामा मस्ट नॉट हैव ट्रीटेड, क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, परफेक्ट बनाते हैं, तो हिज मिस्ट्रेस लाइक दैट। रामा को अपने मिस्ट्रेस अर्थात प्रेमिका के ही सेंस में ले रहे हैं, अपनी प्रेमिका को, प्रेमिका से इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था, इस तरीके से अर्थ आएगा। ठीक है, यहाँ टू का प्रयोग नहीं करेंगे। वेस्ट मटेरियल शुड बी रिसाइकल इफ पॉसिबल, ये भी बड़ा आसान है। जब भी मॉडल के बाद क्रिया हम बी लगाते हैं तो इसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म देते हैं या तो आईएनजी फॉर्म देते हैं, दो ही फॉर्म होता है। एक बार और सुनिए, जब भी मॉडल कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, इनके बाद हम लोग बी लगाते हैं तो इसके बाद क्रिया का या तो थर्ड फॉर्म में आएगा या तो आईएनजी फॉर्म आएगा। तो यहाँ तो दोनों नहीं है, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगेगा। सेंटेंस को देखते हुए जो सेंटेंस का डिमांड होगा वही रखिएगा, अगर डिमांड है आईएनजी का तो आईएनजी रखिएगा, डिमांड है थर्ड फॉर्म का तो थर्ड फॉर्म रखिएगा। वेस्ट मटेरियल शुड बी रिसाइकल्ड इफ पॉसिबल, अगर संभव है तो जो वेस्ट मटेरियल है उसको रिसाइकल्ड कर देना चाहिए। रिसाइकल का अर्थ क्या होता है, पुनः उसको मतलब यूज योग्य बनाने के सेंस में आता है।
द गवर्नमेंट कांट बी एबल टू कंटेन इंसेफ्लाइटिस बाय स्पेंडिंग जस्ट 1% ऑफ जीडीपी ऑन हेल्थ सेक्टर। कौन सा गलत है पार्ट? ये मैंने आपको पढ़ाया है। देखो, कैन भी योग्यता को दर्शाता है और एबल टू भी योग्यता को दर्शाता है, तो दोनों के कहीं सेंटेंस में प्रयोग कर देवा, ये कहीं ना कोनो प्रयोग हुई बाबू। ठीक है, तो या तो कैन का प्रयोग कीजिए या तो एबल टू का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे बी एबल टू का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। क्या हो जाएगा? द गवर्नमेंट कांट कंटेन, कंटेन मतलब रोकना या नियंत्रित करना, तो द गवर्नमेंट कांट कंटेन इंसेफ्लाइटिस, सरकार इंसेफ्लाइटिस को रोक नहीं सकती है, नियंत्रित नहीं कर सकती है बाय स्पेंडिंग जस्ट 1% ऑफ जीडीपी, जीडीपी का मात्र 1% खर्च करते हुए ऑन हेल्थ सेक्टर, स्वास्थ्य क्षेत्र में। भाई स्वास्थ्य क्षेत्र में खाली 1% जीडीपी का आप खर्च कर रहे हैं और जाने के कि ऐसे जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं उन पर नियंत्रित पाले तो असंभव है। कंटेन मतलब रोकना या नियंत्रित करना। ठीक है, ए भी योग्यता दर्शाता है और ए भी योग्यता, दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं करेंगे, मैं आपको बता चुका हूं। ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका, द पुलिस थिंक दैट ही मे बी देयर यस्टरडे एट द सीन ऑफ क्राइम। ये तो एकदम आसान है, ऐसा भी प्रश्न आपने किया है। देखो, अब कह रहा है यहां यस्टरडे कल की बात कर रहा है, तो मे को किस में चेंज कर देंगे? माइट में चेंज कर देंगे। आप ऐसे इधर ढूंढिएगा, सर पास्ट वर्ब तो कोई दिया ही नहीं है, तो इसको पास्ट कैसे बनाएंगे? देखो, स्टरडे मतलब बीता हुआ कल। सेंटेंस को पूरा पढ़िए, कुछ ऐसे भी सेंटेंस देखो, अब तक ऐसे सेंटेंस आ रहे थे जिसमें एक पास्ट वर्ब पहले दे रहा था, लेकिन कुछ ऐसे टिपिकल सेंटेंसेस भी बना सकता है जिसपे सेंस पकड़ना होगा। स्टरडे मतलब बीते हुए कल के बारे में बात कर रहा है, तो मे का माइट हो जाएगा। द पुलिस थिंक दैट ही माइट बी देयर, पुलिस सोचता है कि उससे, ही माइट बी देयर यस्टरडे, उससे कल वहां होना चाहिए था एट द सीन ऑफ क्राइम, घटना के सीन पे, जहां घटना हुआ। ठीक है, ही मे लिव लॉन्ग हिज सेड मदर प्रेड। क्या गलती है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसका सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है? मे ही लिव लॉन्ग, भगवान करे कि उसकी आयु लंबी हो, और लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं इसको। ठीक है, तो मे ही लिव लॉन्ग हो जाएगा। मे ही लिव लॉन्ग हिज सेड मदर प्रेड, उसकी दुखी माता ने प्रार्थना किया कि उसकी आयु लंबी हो। मे ही लिव लॉन्ग, और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी रहेगा। ही रिटर्न द पर्स दो ही कुड कीप इट वेरी इजली। ठीक है, ये भूतकाल की बात कहा जा रहा है। ठीक है, और ऐसे बात कहा जा रहा है कि यहाँ पे एक्शन जो कंप्लीट हो गया था, तो यहाँ पे हैव का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, और कीप जब हैव लगा देंगे, परफेक्ट बनाते हैं, तो कीप का कैप्ट हो जाएगा। ही रिटर्न द पर्स, उसने पर्स वापस कर दिया, दो यद्यपि ही कुड हैव केप्ट इट वेरी इजली, हालांकि इसको बड़ी आसानी से वह रख सकता था। ठीक है, when you were young you ought to learn good habits। अब कह रहा है कि यहाँ पे वर, यहाँ पे पास्ट की बात कहा जा रहा है। यहाँ पे देखो ought to हो रहा है, तो बोलते हैं ना ought to प्रेजेंट भी यूज होता है ऐसे, यू ought to respect your teachers, आपको अपने अध्यापकों का, शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। यहाँ पे हैव का प्रयोग करेंगे तब जाके वो परफेक्ट वाला सेंस आएगा। और लर्न का क्या हो जाएगा? लर्नड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? लर्न का लर्नड हो जाएगा, इस तरीके से सेंस में यूज हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा? When you were young, जब आप नौजवान थे, you ought to have, टू नहीं हटेगा, you ought to have learned, तो आपको सीखना चाहिए था good habits, अच्छी आदतों को। If you get good marks, I shall happy as much as you। ये तो आपको आना ही चाहिए, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। ठीक है, देखो कह रहा है कि इफ यू गेट गुड मार्क्स, अगर आप अच्छे अंक प्राप्त करते हैं, तो आई सेल हैप्पी, आई सेल हैप्पी, हैप्पी क्या है? एडजेक्टिव है, इसको क्रिया बनाने के लिए सेल के बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे ना, तो बी हम लोग यूज करेंगे। जैसे खुश होना बी हैप्पी, दुखी होना बी अनहैप्पी,
उपस्थित होना, बी प्रेजेंट। तो जो एडजेक्टिव है ना, उसको क्रिया बनाने के लिए हम लोग कुछ एडजेक्टिव को पहले बी लगा देते हैं। अब बी फर्स्ट फॉर्म है, बी वाज बीन होता है, तो यहाँ बी लगा देंगे। इफ यू गेट गुड मार्क्स, अगर आप अच्छे अंक प्राप्त करते हैं, आई शैल बी हैप्पी, तो मैं खुश हो जाऊंगा, एज मच एज यू, जितना आप होंगे, जितना आप खुश होंगे उतना मैं भी खुश हो जाऊंगा। तो यहाँ पे क्या सीखे आप कि सेल के बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, हैप्पी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को क्रिया बनाने के लिए हम लोग क्रिया बी लगा देते हैं इसके पहले। जैसे बी हैप्पी, खुश होना, बी क्या बोलते हैं, प्रेजेंट, उपस्थित होना। समझ में आ गया? बी है हैप्पी, बी से दुखी हो जाना, ठीक है। बी ऑनेस्ट, ईमानदार होना, ठीक है। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, लेकिन बी ऑनेस्ट मतलब ईमानदार होना। वी ऑट टू ऑनेस्ट इन आवर डीलिंग्स, यहाँ भी वही बात कहा जा रहा है कि वी ऑट टू आपका मॉडल है, यहाँ पे क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, बी ऑनेस्ट लिख देंगे। वी ऑट टू बी ऑनेस्ट, हमें ईमानदार होना चाहिए, इन आवर डीलिंग्स, लेन देन में, अपनी लेन देन में हमें क्या होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। इट इज वेरी कोल्ड हियर, आई शुड ब्रिंग माई वूलन क्लॉथेस बट आई डिडंट। देखिए कौन सा आपका यहाँ पे पार्ट एरर दिख रहा है। चलिए, शुड का प्रयोग जो होता है ना, ऐसे सामान्य अर्थ में हम लोग प्रेजेंट में करते हैं कि आई शुड गो देयर, मुझे वहां जाना चाहिए। यू शुड ब्रिंग सम, क्या बोलते हैं, कॉफी, आपको कुछ कॉफी लाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो क्या बोलते हैं, कह रहा है कि इट इज वेरी कोल्ड हियर, यहाँ बड़ा ठंडा है। आई शुड हैव ब्रॉट, यहाँ एक एक्शन दिखा रहा है जो कंप्लीट हो गया है उसके सेंस में। तो आई शुड हैव ब्रॉट, ब्रिंग का ब्रॉट हो जाएगा, आई शुड हैव ब्रॉट माई वूलन क्लॉथेस, मुझे अपने ऊनी कपड़े लाने चाहिए थे, बट आई डिडंट, लेकिन मैं नहीं लेके आया। समझ में आ रहा है? आर यू यूज्ड टू गेट अप अर्ली, कौन सा पार्ट गलत है? देखिए मैंने आपको बताया था बी यूज्ड टू, इसके बाद से क्रिया का हम लोग आईएनजी फॉर्म लिखते हैं। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहा है तो आर पहले रख दिया है, फिर यहाँ सब्जेक्ट लिख दिया है, तो आर यू यूज टू गेटिंग हो जाएगा, गेटिंग अप अर्ली। आर यू यूज टू गेटिंग अप अर्ली, क्या आप सुबह उठने के आदी हो गए हैं, ऐसे सेंस में आएगा अर्थ। Our knowledge of history does not come to our help, and sometimes we even fail to remember who invented America। बहुत ही आसान प्रश्न है, बट दिमाग आप लगाओ तब ना आपको लगेगा, आप पता है कैसे, एक स्पाई की नजर से देख रहे होगे कि इसमें कौन सा गलत है यार। और सबसे बड़ी मजे की बात पता है क्या है, कि मतलब आप पढ़ेंगे तो आपको डाउट होगा कि इहो गलती हो सकता है, इहो गलती हो सकता है, इहो गलती हो सकता है, कौन गलती हो सकता है, जो गलती होगा पकड़ाएगा ही नहीं। समझ रहे? यहाँ इन्वेंटेड जो शब्द है ना, इसका अर्थ होता है आविष्कार करना, और अमेरिका का आविष्कार नहीं हुआ था, अमेरिका का खोज हुआ था। द डिस्कवरी के यहाँ प्रयोग होगा। आवर नॉलेज ऑफ हिस्ट्री डज नॉट कम टू आवर हेल्प, हमारा जो इतिहास का ज्ञान है ना, वो हमें सहायता नहीं करता है। डज नॉट कम टू आवर हेल्प मतलब मेरी सहायता नहीं करता है। एंड समटाइम्स वी इवन फेल टू रिमेंबर, और कभी कभी हम लोग क्या बोलते हैं कि याद करने में भी असफल हो जाते हैं। हु डिस्कवर्ड अमेरिका, किसने अमेरिका की खोज की या खोज की थी। आई थिंक द न्यूज माइट ट्रू। अब देखो ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं। माइट एक वर्ब मॉडल है, इसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। ट्रू क्या है? ट्रू मतलब सत्य होता है, ये तो एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ तो क्रिया लिखेंगे तो बी लगा दीजिए, बी ट्रू। आई थिंक द न्यूज, मुझे लगता है कि जो खबर है ना, मुझे लगता है खबर माइट बी ट्रू, सही होनी चाहिए, मुझे लगता है खबर सही होनी चाहिए। मान लीजिए कि आपने सुना रिजल्ट आया और कोई आपका मित्र क्या बोलते हैं कि अच्छे अंकों से पास होकर सिलेक्ट हो गया, आप कहेंगे ना ना दोनों तो साथ में पढ़ते थे, खबर तो सही होनी चाहिए। आई थिंक द न्यूज माइट बी ट्रू, मतलब आपको संदेह नहीं है कि असफल होगा, मतलब पॉजिटिव वे में आप कह रहे हैं कि सफल हो जाएगा, सफल हुआ। वेरी सुन आई रियलाइज्ड दैट ही इज एट फॉल्ट। पता कीजिए, ऐसे आप कर चुके हैं क्वेश्चन। रियलाइज्ड पास्ट में है तो आगे भी पास्ट आएगा, इज कैसे आएगा भाई, वाज आएगा ना, पकड़े। वेरी सुन आई रियलाइज दैट ही वॉज एट फॉल्ट, जल्द ही मुझे पता चल गया
कि गलती उसकी थी। इसका अर्थ ये होगा। अच्छा, कई बार आपको ऐसा होता होगा ना कि क्वेश्चन में जब पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ रहे हैं, तो कहीं गलती दिखता ही नहीं होगा, और जब मैं बता रहा हूँ तो आप कह रहे हैं हाँ हाँ यही मैं भी सोच रहा था। सोचिए नहीं, उसको आप 100% बोलिए वही सही है। सही तो सही, गलत तो गलत, कोई बीच वाला एक्शन नहीं लीजिए, नहीं तो बीच का आदमी जानते हैं ना कैसे होता है। या तो आप मेल रही है या तो आप फीमेल रही है, ठीक है। ही रिमेम्बर्ड दैट हिज वीजा विल बी एक्सपायर्ड इन अ मंथ। इसको तो कर लो यार, बहुत इजी है, सेम वही है। रिमेम्बर्ड पास्ट में है तो आगे भी पास्ट आएगा, तो विल का वुड हो जाएगा। ही रिमेम्बर्ड दैट, उसने याद किया कि हिज वीजा वुड बी एक्सपायर्ड इन अ मंथ, कि उसका वीजा एक महीने में एक्सपायर हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आई वॉजंट एट द लास्ट मीटिंग एंड नीदर वाज यू। ये सेंटेंस पढ़ने से ही आपको लगेगा गलत क्या है। हाँ, अगर आप पढ़े होंगे, तो नहीं पढ़े होंगे तो फिर तो दिक्कत होगा। देखिए, यहाँ वाज की जगह पे वर का यूज होगा, क्योंकि ये यू के लिए आ रहा है और यू के साथ हम लोग वर का प्रयोग करेंगे। कहेंगे ये सर, ये तो सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब होता है उसका यूज होता है, लेकिन इस तरह के जो सेंटेंसेस यूज होते हैं ना, वो पहले यूज हो जाते हैं ऐसे सेंस में। आई वॉजंट एट द लास्ट मीटिंग, मैं अंतिम मीटिंग में, बैठक में नहीं था। एंड नीदर वर यू, और आप भी नहीं थे। नीदर का प्रयोग कहां करते हैं? नीदर का प्रयोग कहां करते हैं? दोनों में से एक के लिए, कि दोनों में से किसी के लिए भी नहीं? जरा आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, नीदर का और इधर का, ठीक है। इन एनी केस नो डिसिप्लिनरी एक्शन आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन। कौन गलती है, पहचानिए जरा। देखिए, इन एनी केस नो डिसिप्लिनरी एक्शन, डिसिप्लिनरी एक्शन है ना, इस सिंगुलर के जैसे ट्रीट होता है। जब सिंगुलर के जैसे ट्रीट होगा तो यहाँ आर क्यों लगाएंगे, इज लगाएंगे ना, तो इज का प्रयोग यहाँ होगा। इन एनी केस नो डिसिप्लिनरी एक्शन, किसी भी मामले में कोई अनुशासन संबंधी या अनुशासनात्मक कार्रवाई इज रिक्वायर्ड, आवश्यकता नहीं है, टू बी टेकन, लेने के लिए। अर्थात किसी भी मामले में अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। द कैपिटल ऑफ यमन इज सिचुएटिंग 2190 मीटर्स अबव द सी लेवल। देखिए कौन सा आपका क्वेश्चन सही है, कौन सा विकल्प आप सही कर रहे हैं, मतलब कौन सा गलत है जिसको आप पहचान पा रहे हैं, वो आपका सही ही तो होगा। ठीक है, इसका गलत आपका सही। देखो बाबू, सिचुएट का मतलब होता है ना स्थित होना, इसके सेंस में आता है। किसी भी देश की राजधानी स्थित हो रही नहीं होती है, स्थित होती है कि स्थित है। ठीक है, तो यहाँ सिचुएटेड हो जाएगा, समझ में आ रहा है। इसके बाद आईएनजी फॉर्म भी लगा सकते हैं, थर्ड फॉर्म भी लगा सकते हैं, लेकिन सेंटेंस का डिमांड क्या है, थर्ड फॉर्म का। अर्थ क्या होगा, द कैपिटल ऑफ यमन इज सिचुएटेड, यमन की राजधानी स्थित है 2190 मीटर एबव द सी लेवल, समुद्र जो स्तर है ना, समुद्र के स्तर से। आप स्टेशन वगैरह पे जाएंगे ना, तो आप देखिएगा सी लेवल, समुद्र का स्तर लिखा रहता है कि समुद्र से कितनी ऊंचाई पर है, ऐसे लिखा रहता है। ठीक है, तो यमन की राजधानी क्या है, समुद्र स्तर से 2190 मीटर ऊपर है। owing to the heavy rains, the ship drowned in the middle of the ocean। इसमें बड़ी अच्छी चीजें बताया गया है, दो चीजें। देखिए कौन सा आपका गलत इसमें पार्ट है। ओइंग टू का मतलब होता है के कारण, की वजह से, के चलते, तीनों अर्थ हो सकता है। तो ओइंग टू द हैवी रेन्स, भारी वर्षा के कारण। ठीक है, द शिप ड्रॉन्ड, शिप क्या है, निर्जू है, और निर्जू डूबने के लिए हम लोग सिंक का यूज करते हैं, यस आई एन के, सिंक एक शब्द होता है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं निर्जीव के डूबने के लिए। ड्रॉन का मतलब तो होता है डूबना या डुबोने के सेंस में आता है, तो सजीव के सेंस में ज्यादातर यूज होता है। निर्जीव के लिए सिंक का यूज करते हैं, यस आई एन के। और सिंक जो होता है ना, ए फर्स्ट फॉर्म होता है, और सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है आपका, सिंक हो जाता है। सिंक 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 संक, यस यू एन के थर्ड फॉर्म हो जाता है, सिंक सिंक संक हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ओइंग टू द हैवी रेन्स द शिप sank, सेकेंड फॉर्म होगा, द शिप sank in the middle of the ocean।
भारी वर्षा के कारण जहाज, समुद्र, शिप मतलब होता है समुद्री जहाज के सेंस में, समुद्री जहाज क्या हो गया, जहाज महासागर के बीच में ही डूब गई। इफ योर जॉगिंग क्लॉथेस वर नॉट मेड ऑफ permeable fabric, you will drown in your sweat। देखिए कौन सा पार्ट आपको गलत लग रहा है, इसको तो कर ही दो यार, लास्ट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप किए हुए हैं, थोड़ा सा मैं ही रुक जाता हूं, अब दिमाग ही लगा लो, लगा लो थोड़ा दिमाग लगा लो। मिला, मिला कौन सा सही है, मतलब आपका कौन सा सही हुआ, गलत कौन सा है। देखो यहाँ विल नहीं होगा, वुड होगा। काहे वुड होगा, अब भैया यहाँ पे पास्ट वर्ब यूज हो रहा है, तब बाद में भी तो पास्ट होगा, तो विल का वुड हो जाएगा। इफ योर जॉगिंग क्लॉथेस वर नॉट मेड अप परमिएबल फैब्रिक, परमिएबल फैब्रिक का मतलब ऐसा कपड़ा जिसमें हवा आए जाए। अगर आपका जॉगिंग का जो कपड़ा है वो परमिएबल फैब्रिक से नहीं बना है, ठीक है, मतलब पारगम्य वायु वाला कपड़ा नहीं है जिसमें हवा आ जा सके। अब दौड़ते हैं तो ऐसा कपड़ा, हल्का कपड़ा होना चाहिए ना कि शरीर में भी हवा लग सकते हैं, उसी को परमिएबल फैब्रिक बोलते हैं। तो क्या होगा, यू वुड ड्रॉन इनटू योर स्वीट, स्वीट मतलब पसीना होता है, SWEAT, तो आप पसीनों में डूब जाएंगे, अपने ही पसीना में डूब जाएंगे। समझ में आया, SWEAT, स्वीट मतलब मिठाई होता है। तो शब्दों का प्रोनाउंसिएशन एक है, अर्थ अलग है। समझ में आ रहा है। तो मैं आपको सारे जितने भी इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं वन बाय वन करके मैं आपको समझाने की कोशिश किया, कराने की कोशिश किया, और आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा और अच्छा लगा होगा। अब मेरा केवल एक ही इंटेंशन है कि आप पढ़िए और अच्छे से पढ़िए और अपना सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। और इसके बाद से आगे का जो लेसन है उसको शुरू करेंगे हम लोग, अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। आप ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए, और अगर कुछ आपको कमी लगता है तो कमेंट कीजिए, अगर कुछ बेहतर भी लगता है तो उसके लिए भी कमेंट कीजिए, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने में, ठीक है। जैसे अभी मैं कुछ समय पहले मैं सोच रहा था कि इससे लग रहा है किसी को लाभ नहीं हो रहा है 3-4 वीडियो बनाने के बाद से, तब तक मैं सोच ही रहा था, सोचने के बाद से फिर मोबाइल ऐसे उठाया तो मैं एक कमेंट देखा, तो डैट मोटिवेटेड मी। तो मुझे लगा चलो तो कोई तो पढ़ रहा है यार, किसी की हेल्प हो जा रही है, सहायता हो जा रही है, इसलिए मैं फिर जारी रखा उस वीडियो को बनाना। तो अगर अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट कीजिए बेहतर लग रहा है, और लाइक भी कीजिए वीडियो को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेंस के साथ, एक सरल और सहज भाव वाले, क्या बोलते हैं कि अस्पष्टता के साथ बेहतरीन ढंग से आपको समझाने की कोशिश करूंगा टेंस को, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।